यहाँ हम महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेखों के बारे में डिस्कस करते हैं। सोहगोरा ताम्रपत्र पहले हम जानते हैं कि ताम्रपत्र सोहगोरा सबसे पहले जो हमको पता चला ताम्रपत्र सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र सोहगोरा है। मौर्यकालीन अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों को बताता है। अकाल राहत प्रयासों के बारे में ये बताता है। अशोक काल के पूर्व ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। सोगोरा का है, गौरा मतलब गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। दूसरा अशोक के अभिलेख, मतलब अशोक के अभिलेख शिलाखंडों में भी मिले हैं और गुफा भित्तियों पे भी मिले हैं। इसमें 43 अभिलेखों का संग्रह है, जिन्हें 269 ईस्वी पूर्व से 269, जो ये लिखा है 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। बौद्ध धर्म के पहले मूर्ति साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं ये अभिलेख, अशोक के अभिलेख। ये अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, स्तंभ लेख। दूसरा क्या है कि जो दूसरा है ये बृहत राजा देश, इसे बोलते हैं बृहत राजा देश। और तीसरा क्या है, बृहत शिलालेख। तो जो बृहत राजा देश है, इसमें 14 राज देश, 1 से 14 तक इनकी गिनती की जाती है। 1 से 14 तक बृहत राजा देश। और जो बृहत राजा देश हैं, जो उड़ीसा में ही 2 अलग राजा देश मिले हैं। और जो बृहत शिलालेख है, इसमें रानी का आदेश, बराबर की गुफाओं का अभिलेख और कंधार का द्विभाषी अभिलेख, ये सब मिले हुए हैं। इसमें शिलालेख जो तीसरे नंबर पे है, शिलालेख में क्या क्या मिला है, लघु राजा देश मिला है, पहला। और दूसरा रानी का जो है आदेश मिला है, मतलब ये शिलालेख बोल रहे हैं। पहला शिलालेख रघु राजा देश, दूसरा शिलालेख रानी का आदेश, और तीसरा बराबर की गुफाओं का अभिलेख, और चौथा क्या है, कंधार का द्विभाषी अभिलेख। ये अभिलेख बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण बता प्रदर्शित करते हैं। ये लेख विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं और बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित हैं। अब और आगे आते हैं, रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं कि रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ पाया गया। ये जो रुम्मनदेही अभिलेख है, ये लुम्बिनी लुम्बिनी में पाया गया है। अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है। नेपाल का जो लुम्बिनी है, कहाँ पे, रुम्मनदेही नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी या रुम्मनदेही नेपाल में स्थित है, और यहाँ अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है रुम्मनदेही अभिलेख। ये लघु स्तंभ लेखों के अंतर्गत में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक ने लुम्बिनी को कर का भुगतान करने से मुक्त किया था और अनाज का उसका योगदान 1/8वां निश्चित किया था। ये सब बातें इस रुम्मनदेही अभिलेख में लिखी गई हैं। अब चौथा क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग का अर्थ किसी चीज या किसी व्यक्ति का मिलन स्थल है। प्रयाग का अर्थ क्या है, किसी चीज या किसी व्यक्ति का मिलन स्थल है। प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, और यहाँ गंगा और यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन स्थल है। ये सब बातें हम जानते हैं। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, किसी की प्रशंसा। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में है। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई थी, मतलब इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई थी। उसे बाद में इलाहाबाद के किले में लेकर आया गया। यह अशोक का स्तंभ है। इसमें 4 अलग अभिलेख हैं। पहला अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जो कि अशोक का सामान्य अभिलेख है। दूसरा अभिलेख अशोक की पत्नी कारुवाकी, अशोक की पत्नी का नाम था कारुवाकी,
वाकी। कारुवाकी ने जो है दूसरा अभिलेख लिखा है, लिखवाया था अशोक की पत्नी कारु, और ये राजकीय धर्मार्थ कार्यों को बताने के लिए करवाया था। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तीसरा अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में हरिसिंह द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसिंह 335 से 375 ईस्वी में 335 से 375 ईस्वी में जो है हरिसिंह द्वारा लिखा गया था। 335 से 375 ईस्वी में हरिसिंह, समुद्रगुप्त का शासन काल था ये 335 से 375। इसी समय हरिसिंह ने इस अभिलेख को लिखा था समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। चौथा अभिलेख जो है फारसी भाषा में लिखा है, और फारसी भाषा में लिखा है और जहांगीर का अभिलेख कहते हैं उसे। अब इन सब अभिलेखों का पांचवा मेहरौली का अभिलेख हम लोग देखते हैं। मेहरौली का अभिलेख क्या है? ये लौह स्तंभ है। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में है। यह लौह स्तंभ भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पथ के रूप में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित कराया गया था। जंगरोथी, ये सब आप जानते हैं मेहरौली स्तंभ के बारे में। दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली स्तंभ लगाया गया है। अब देखिए उसके बाद खालसी अभिलेख क्या है। हाँ, खालसी अभिलेख, खालसी नगर अपने धरोहरों के लिए माना जाता है। यमुना नदी के तट के पास चक्राता और देहरादून के बीच स्थित एक छोटा नगर है। चक्राता और देहरादून के बीच जो है खालसी एक छोटा सा नगर है। खालसी का अशोक का अभिलेख बहुत पॉपुलर है। खालसी उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ सम्राट अशोक ने जो है 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्ण कराया था। 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्ण कराया था, यही खालसी में। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृति और लिपि ब्राह्मी है। खालसी अभिलेख प्राकृति और लिपि ब्राह्मी है। यमुना नदी के किनारे जो है तट पर चक्राता और देहरादून के बीच एक छोटा सा नगर है खालसी, वहीं पे ये काम हुआ है। यह शिलालेख 250 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्कीर्ण कराया गया था। 250 ईस्वी, ये जो खालसी अभिलेख है 250 ईस्वी पूर्व जो है बनवाया गया था इसको। ये क्वार्ट्ज पत्थर का बना है, 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है। क्वार्ट्ज पत्थर का बना हुआ है खालसी अभिलेख, और ये 8 फीट चौड़ा और 10 फीट चौड़ा है। अब मास्की का अभिलेख क्या है? मास्की है क्या? मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में एक गांव है मास्की, और यह स्थल तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की नदी के किनारे स्थित है। सम्राट अशोक का लघु राजा देश मिला है यहाँ पे। यह राजा देश सम्राट अशोक का पहला राजा देश है जिसमें देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी की बजाय अशोक का नाम उल्लेखित है। और यह अभिलेख क्या है? धर्म शासन का साक्षी है। लोगों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों मतों का पालन करने के लिए इस मास्की अभिलेख में लिखा गया है। कर्नाटक के रायचूर जिले में है, बस इतना जान लीजिए। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में है। कर्नाटक का रायचूर जिला, वहाँ तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की के किनारे। अब कलिंग राजा देश क्या है? उड़ीसा में है ये, कुछ ज़्यादा बताना नहीं है इसमें। कलिंग राजा देश जो है ये उड़ीसा में है। और अशोक के जीवन का जो कलिंग युद्ध था बहुत युगांतरकारी घटना थी। दिग्विजय, उसने न केवल दिग्विजय की और महत्वाकांक्षा त्याग दी कि अपनी दिग्विजय की महत्वाकांक्षा त्याग दी, बल्कि अहिंसा का मार्ग और बौद्ध के धर्म, ये सब बातें जो है इस कलिंग राजा देश में लिखी। इस शिलालेख के समुच्चय में अशोक के प्रसिद्ध 14 राजा देश में 11 सम्मिलित हैं। अब ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा मालूम नहीं। अब कंगनहल्ली अभिलेख के बारे में आते हैं। कंगनहल्ली अभिलेख क्या है? गुलबर्गा में स्थित है। कर्नाटक के गुलबर्गा में कंगनहल्ली अभिलेख मिला हुआ है। इस स्थल में विभिन्न मूर्तिकला स्लैबों के साथ 75 फीट का एक महास्तूप भी है। चित्र स्लैब में राजा अशोक और उसकी रानी के साथ 2 चौकी धारक हैं। मूर्तिकला स्लैब में सातवाहन काल की ब्राह्मी लिपि में एक एकल पंक्ति में रानियों अशोक उल्लिखित है। रानियों अशोक, एकल पंक्ति में रानियों अशोक लिखा हुआ है। ऐहोल अभिलेख क्या है? ऐहोल, ये तो सब बहुत पॉपुलर है कि कर्नाटक में स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी।
चालुक्यों की ऐहोल अभिलेख मिले हैं, लेकिन मेघुती मंदिर में मिला अभिलेख जिसे लोकप्रिय रूप से ऐहोल अभिलेख के रूप में जाना जाता है। चालुक्य की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है यह अभिलेख, और अभिलेख संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में मतलब ये जो ऐहोल अभिलेख है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लव पर चालुक्यों के विजय का उल्लेख किया गया है। पल्लवों पर चालुक्यों के विजय का उल्लेख भी मिलता है इसमें, और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही इस अभिलेख में ऐहोल से बादामी राजधानी स्थानांतरण का भी उल्लेख मिलता है। ऐहोल कहाँ है हम आपको बता चुके हैं कि ऐहोल जो है चालुक्यों की पहली राजधानी बताई जाती है, और ये कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल में कई अभिलेख मिले हैं, लेकिन मेघुती मंदिर से मिला अभिलेख जिसे लोकप्रिय रूप से ऐहोल अभिलेख ही बोल दिया जाता है, इसीलिए ऐहोल में मेघुती मंदिर से मिला ही है। संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है इसको। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन करने वाले, मतलब 610 से 642 कौन किया था शासन? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने इसको लिखा। मतलब रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें लिखा है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख, ये भी बहुत पॉपुलर देखिए। हाथी गुम्फा अभिलेख ये सब बहुत पॉपुलर अभिलेख हैं, इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुफा अभिलेख के रूप में जाना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख जिसे उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुफा अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी सदी ईसा पूर्व में राजा कारवेल द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी भाषा में 17 पंक्तियां हैं। उदयगिरी में की गुफाओं में मिला हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के संबंध में जानकारी के प्रमुख कलिंग शासक खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृत और जैन धर्म का एक संरक्षक के रूप में है। एक राजा, एक विजेता और संस्कृति और जैन धर्म के एक संरक्षक के रूप में है। क्या बात है! हाथी गुम्फा अभिलेख ही एक राजा, एक विजेता, संस्कृति और जैन धर्म के एक संरक्षक के रूप में है। कारवेल के इतिहास की भांति है। हम्म हम्म हम्म। शाहगम। अब देखिए आगे आते हैं। ये शाहबाज गढ़ी और मान सहाय, मान सहरा बोल देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ भूल गए हैं, सहरा में हम लिखने हैं, मान सहारा इसीलिए बोल दिया जाता है। पाकिस्तान में है ये, नाम सही लग रहा है, शाहबाज गढ़ी और मान सहारा। राजस्व के 14 संस्करणों के रिकॉर्ड हैं, और ये खरोशी लिपि में लिखा गया है। बस इसके बारे में इतना ही।